बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें 13 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। और यह फैसला हो रहा है यूक्रेन के भविष्य पर। रणनीति बनाई जा रही है कि यूक्रेन की मदद अब कैसे की जाएगी, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब हालात ये बन गए हैं कि अमेरिका कभी भी हाथ खींच सकता है। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भिड़ंत का तमाशा पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। ट्रंप शांति की बातें कर रहे थे तो जेलेंस्की ने मानने से इंकार कर दिया। अब ट्रंप भी पीछे हट गए। कुल मिलाकर एक डेडलॉक की स्थिति सी नजर आती है। और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि क्या इसमें भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो पुतिन और जेलेंस्की के साथ ट्रंप से भी बातें करते हैं और जिन पर यूरोप भी पूरी तरह से भरोसा करता है। एक रिपोर्ट देखिए। You think that if you will speak very loudly, he's not speaking loudly. You haven't been allowed. We gave you through this stupid president. You didn't have our military equipment. क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के लिए पूरी दुनिया में रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या जेलेंस्की का जो काम वॉशिंगटन डीसी में नहीं बना, लंदन में नहीं बना, म्यूनिख में नहीं बना, क्या वो काम दिल्ली में बनेगा? क्या जो पीस डील ट्रंप के साथ नहीं हो पाई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ नहीं हो पाई, क्या वो शांति समझौता अब मोदी करवाएंगे? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अपने लिए दुनिया भर में सपोर्ट तलाश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हर तरफ से उन्हें रुसवाई ही मिल रही है। अमेरिका गए तो पूरी दुनिया के सामने ट्रंप से भिड़ गए। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे बदसलूकी भी कहा जा रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है। बड़े बेआबरू होकर जेलेंस्की ट्रंप के कूचे से निकले तो सीधे इंग्लैंड पहुंच गए, कीर स्टारमर के पास। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के हालात में तो ऐसा लगता है कि फिलहाल ट्रंप वर्सेस ऑल की यह लड़ाई है। यूक्रेन के बहाने ट्रंप से अलग सारे यूरोपियन देश दिख रहे हैं। इसी फैशन में जब यूक्रेनी राष्ट्रपति लंदन पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ लोग हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। लिखा था कि वी स्टैंड विद यूक्रेन, यानी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। खूब नारेबाजी भी हो रही थी। इसी सड़क से यूक्रेनी राष्ट्रपति का काफिला जा रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के लिए। जेलेंस्की और कीर स्टारमर की मुलाकात हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जानते थे कि ट्रंप ने जेलेंस्की को भगा दिया है, इसीलिए सहानुभूति के इंजेक्शन दिए गए। पूरा भरोसा दिया गया कि इंग्लैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. And as you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. And we stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you heard some of that cheering in the street. That is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine, and our absolute determination to stand with you, unwavering determination, and to achieve what we both want to achieve, which is a lasting peace for Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine. So important for Ukraine, so important for Europe, and so important for the United Kingdom. So I'm much looking forward to our discussions here this afternoon. Thank you very much for making the time to come. ऐसे वेलकम से जेलेंस्की भी गदगद थे कि चलो, जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भगा रहा हो तो कम से कम ब्रिटेन का तो हाथ मिला रहा है। with pleasure. Thank you very much, Keir. Mr. Prime Minister, happy to be here. And really, I saw a lot of people, and I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. And I'm very happy that
His Majesty the King accepted my meeting tomorrow, and I'm thankful that you organized such a great summit for tomorrow. And we are very happy in Ukraine that we have such strategic partners. We signed with you historic documents. 100-year agreement. Yeah, we have only with you such documents with the United Kingdom. So we're happy, and we count on your support. And really, we're really happy that we have such partners and such friends. ब्रिटेन के कहने पर पूरे यूरोप की एक मीटिंग लंदन में रखी गई। ज़ेलेंस्की के लिए ब्रिटेन की तरफ से यह मीटिंग तुरंत बुलाई गई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, तुर्की, फिनलैंड, स्वीडन, चेकिया यानी चेक रिपब्लिक, रोमानिया और नेटो के महासचिव और यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष बुलाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का फायदा क्या है? यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए पैसा और हथियार कौन देगा? क्या अमेरिकी पैसे और हथियारों के बिना यूक्रेन ये युद्ध जारी रख सकता है? क्या यूरोप के देश मिलकर भी यूक्रेन के इस युद्ध की पूरी फंडिंग कर सकते हैं? इन्हीं सवालों पर यूरोप डिस्कस कर रहा है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन यानी कि विकल्प क्या बचा हुआ है। ज़ेलेंस्की अमेरिका गए तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि पीस डील पर साइन करो, यानी कि युद्ध की सनक छोड़ो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अब ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हुए हैं। वो ब्रिटेन पहुंच गए, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पास। ब्रिटेन की तरफ से कोरा आश्वासन दिया गया है। यूरोपियन नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं निकला। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है और वो विकल्प है भारत का, नरेंद्र मोदी का। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नेता ऐसा है जो ट्रंप का भी उतना ही अच्छा दोस्त है जितना कि पुतिन का, जिस पर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, जिस पर यूरोप के, फ्रांस के और यूके जैसा देश भी भरोसा कर सकता है। पूरा यूरोपियन यूनियन भरोसा कर सकता है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज से करीब 7 महीने पुरानी इन तस्वीरों को दुनिया अभी तक भूली नहीं है। 2024 का चुनाव जीतने के बाद मोदी ने अपनी सबसे पहली यात्रा मॉस्को की थी। मोदी का रूस में भव्य स्वागत हुआ था और प्रधानमंत्री ने अपनी रूस यात्रा पर भी शांति की ही बात की थी। भारत ने बहुत पहले से ही दुनिया के सामने यह साफ कर दिया था कि हम सिर्फ शांति के समर्थक हैं। आज या तो दुनिया रूस के साथ है या यूक्रेन के साथ, लेकिन तुरंत मोदी ने मॉस्को से कीव पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक ही दौरे में पहले पुतिन से मिले और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिले। ज़ेलेंस्की के कंधे पर मोदी ने सहानुभूति का हाथ रखा और वहां से भी यही संदेश दिया कि हम तो शांति के पक्षधर हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में आपको विश्वास दें। मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। दुनिया को लगा कि अब शांति की कोई बात निकलेगी, लेकिन तब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी और बाइडेन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि यूक्रेन को मिलने वाले गोला बारूद और आर्थिक मदद में कोई कमी न हो। यूक्रेन को खूब हथियार मिले, पैसा मिला और यह युद्ध जारी रहा। लेकिन फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का दौर, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो इस युद्ध को रुकवा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ट्रंप अपनी कही बातों को सही साबित करने में तुले हुए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को खरी खोटी सुना दी। लेकिन इस बीच दुनिया की कूटनीति में यह बदला कि मोदी एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर हो गए, जिन पर भारत के 140 करोड़ लोगों का लगातार तीसरी बार भरोसा बना। इसीलिए दुनिया में अब मोदी की अलग पहचान है। दुनिया में नेता बदलते रहे, खासतौर पर ब्रिटेन जैसे देश में, जहां पिछले 10 सालों में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन भारत में सिर्फ मोदी ही प्रधानमंत्री है। मोदी लगातार
ग्लोबल डिप्लोमेसी को बदल रहे हैं। हाल ही में जब मोदी ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे तो वहां भी उन्होंने सिर्फ पीस की ही बात की। कम से कम यूक्रेन के मुद्दे पर मोदी और ट्रंप एक जैसा सोचते हैं। ट्रंप भी शांति चाहते हैं और भारत तो पहले दिन से ही शांति की बात कर रहा है और ये सब कुछ यूक्रेनी राष्ट्रपति को जरूर दिख रहा होगा। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि ऑफ ट्रैक हो चुकी शांति की बातचीत को सिर्फ मोदी ही ट्रैक पर ला सकते हैं। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up as strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight, fight, fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस युद्ध को दसियों साल तक खींचना चाहते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है? और क्या अगर अमेरिका ने इस युद्ध से हाथ खींच लिए तो यूक्रेन कितने दिन तक टिक पाएगा? क्योंकि यह बात पूरी तरह से सच है कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार इस युद्ध की आग में घी डालने का काम अमेरिका ने ही किया है और बाकी के पश्चिमी और यूरोपीय देश अमेरिका के साथ ही थे। लेकिन अब अमेरिका ही इस युद्ध से हाथ खींच रहा है, तो ऐसे में क्या यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अभी तक इस युद्ध पर अमेरिका ने $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च किए हैं, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अभी तक अमेरिका यूक्रेन को 182.8 अरब अमेरिकी डॉलर्स की मदद दे चुका है। हालांकि जर्मनी के एक थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अभी तक 119.7 अरब अमेरिकी डॉलर्स दिए हैं और यही थिंक टैंक बताता है कि यूरोप के बाकी देशों ने यूक्रेन को 138.7 अरब अमेरिकी डॉलर्स दिए हैं। यानी एक तरह से जितनी मदद पूरा यूरोप कर रहा है उतनी ही अमेरिका भी कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ये मदद रोक देता है तो फिर यूरोप क्या करेगा? ये बात यूरोपियन देश भी जानते हैं। इसीलिए आज लंदन में बाकी यूरोपीय देशों की मीटिंग से जो फॉर्मूला निकला उसके मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। यह प्लान अमेरिका के सामने रखा जाएगा। अब यूरोपीय देश कह रहे हैं कि यह प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। यानी यूरोपीय देश भी मान रहे हैं कि शांति तो अमेरिका ही स्थापित करेगा और इसका एहसास ज़ेलेंस्की को भी है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से निकलते ही एक के बाद एक एक्स पर 14 पोस्ट की और उनमें ट्रंप और अमेरिका को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की। इंसान और इंसानियत सबसे पहले आते हैं। हम सच में शुक्रगुजार हैं। हम अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। उम्मीद है ये रिश्ते बनेंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल ट्रंप के हाव भाव तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी है। Now, if we don't do anything, he's going to have to make peace, but he's dealing with a very weak set of cards. If we sign, he's dealing with a very strong set of cards, and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. लेकिन मौजूदा जियोपॉलिटिक्स को देखकर ऐसा लगता है कि यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त ट्रंप के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन कर दिया है। The exchange between Donald Trump and President Zelensky was quite extraordinary. Did you expect Donald Trump to behave like that in that meeting? Well, I am responsible for Australia's foreign policy. Australia's foreign policy is determined by Australia.
and we stand unequivocally with Ukraine in their struggle because we regard that as a struggle for the upholding of international law. But when you see a US president acting in that way with another world leader, surely that changes the game for any other world leaders who are looking to interact with him when you see this unprecedented sort of behaviour. What we'll do is determine Australia's position, and Australia stands with Ukraine, and there are many, of course, in the Ukrainian community here as well that I've engaged with for a long period of time now. They're going through, including people who have fled the conflict. The people of Ukraine have suffered greatly in defence of their nation and their national sovereignty. And Russia has acted like a bully, a big country seeking to invade and to take over territory from another sovereign nation, in this case Ukraine. And like the rest of overwhelmingly countries around the world, we have stood with Ukraine and we will continue to do so. पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो मॉस्को में बैठकर बस तमाशा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की भिड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन अब आराम से बैठकर इंतजार कर सकते हैं कि घटनाएं किस दिशा में जा रही हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका के रिश्तों में दरार के मायने यूक्रेन के लिए गंभीर होंगे, वहीं रूस के लिए यह सकारात्मक साबित होगा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियार देने बंद कर दिए तो रूस की सेना के हमले से खुद को बचाना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सामने अब कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यह युद्ध चलता ही रहे, ऐसे ही दुनिया में तनाव बना रहे और फिर एक दिन तीसरा विश्व युद्ध बन जाए, जिसकी आशंका ट्रंप ने भी जताई। क्योंकि कटु सत्य यह है कि अभी तक के दोनों विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी। दोनों यूरोप की ही लड़ाइयां थी। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और 28 जुलाई 2014 को युद्ध की घोषणा कर दी गई और धीरे धीरे करके इस युद्ध में पूरी दुनिया कूदी। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप से ही शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जो 1945 तक चली और इसमें भी धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ही कूद गई। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी यूरोप की वजह से ही शुरू हो और उसमें पूरी दुनिया कूद जाए। Gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said wearing they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. यूरोप भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात में कोई युद्ध हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के तमाम देशों ने अपनी सैन्य ताकत कम कर दी थी। यूरोप में पिछले 70-80 सालों से शांति बनी हुई है और यूरोप की तरक्की की वजह भी यही शांति है। ऐसे हालात में यूरोप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके देश युद्ध जैसी स्थिति में फंसे।
लेकिन मौजूदा समस्या का हल कैसे होगा, क्योंकि जेलेंस्की तो अड़े हुए हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि जेलेंस्की के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पर्सनल दुश्मनी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी जेलेंस्की को डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कह चुके हैं। जेलेंस्की हटे और उनकी जगह कोई नया राष्ट्रपति आया तो फिर ट्रंप और पुतिन दोनों के लिए शांति समझौता करना ज्यादा आसान होगा। यूक्रेन में भी जेलेंस्की का विरोध करने वाले यही कह रहे हैं कि आकर रिजाइन करो, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बन पाएगी। जेलेंस्की यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन तो ट्रंप के साथ है। इसीलिए आने वाले दिनों में यह टेंशन अभी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार में बजट से एक दिन पहले बाबा बागेश्वर की बड़ी चर्चा है। गोपालपुर में 60 एकड़ में बड़ा सा पंडाल बन रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम हो रहा है। लालू तेजस्वी के गढ़ में बाबा बागेश्वर की एक यात्रा भी होने वाली है। बिहार का एक खेमा इससे बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो दूसरा खेमा है वो बेहद खुश है। आखिर बाबा बागेश्वर के बिहार आने से क्या कुछ बदलने वाला है? चुनाव में किसे फायदा होने वाला है और किसे नुकसान, इस रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम। बिहार में किसकी बहार, 25 में किसकी सरकार? बाबा बागेश्वर चले बिहार, लालू के गढ़ में भरेंगे हुंकार। करो भव्य दिव्य तैयारी बिहार वालों, 6 मार्च से 10 मार्च तक रामनगर, गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं मुकद्दरधारी। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में बहार लेकर आ रहे हैं। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर 5 दिन हनुमंत कथा सुनाएंगे। रामनगर के राम जानकी मंदिर में उनका दरबार सजेगा। 60 एकड़ में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर के निवास से मंच तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपके साथ 5 दिन तक रहेंगे। पूज्य परम पूज्य श्री हेमकांत शरण जी महाराज की सानिध्यता में श्री राम जानकी मठ, जो कि रामनगर गोपालगंज बिहार में है, वहां 6 मार्च से 10 मार्च तक पंचदिवसीय हनुमान जी पर चर्चा होने जा रही है। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर बालाजी के प्रिय शिष्य श्री अजय राय जी, जो प्रमुख सेवक हैं, उनके यजमानत्व में वह इस कथा का आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में सेवक रहेंगे। राम जानकी मठ में धीरेन्द्र शास्त्री रोजाना 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे हनुमान जी और राम जी की कथा सुनाएंगे। 5 मार्च को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की शुरुआत राम जानकी मठ से लखराव शिव मंदिर तक हिंदू एकता यात्रा से होगी। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बाबा बागेश्वर की पहली कथा बिहार में होने जा रही है। बिहार में बाबा बागेश्वर के फैन फॉलोइंग्स लाखों में है। बागेश्वर धाम की लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का अंदाज वही पुराना और तेवर पहले से ज्यादा तीखे होंगे। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। कट्टर हिंदू का मतलब जो सड़क पर उतरने में बुज़दिली न रखे, दबंग हो, पर किसी दीनहीन पर अत्याचार ना करे। सिर्फ इसीलिए दबंग हो, इसलिए दिल में दबंगई हो उसके। दबंग का मतलब गुंडागर्दी वाला नहीं, दबंग का मतलब दिल से दबंग हो कि हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज रख सके, हिंदुत्व के लिए जी सके, हिंदुत्व के लिए मर सके और हिंदुत्व के लिए आवाज लगा करके लोगों को बुला सके। ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर उतरने लगेंगे, देश के टुकड़े करने वाले, देश और हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने वाले इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे।
उनके कट्टरवाद और हमारे कट्टरवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके कट्टरवाद में हिंसा है, हमारे कट्टरवाद में अहिंसा है। उनके कट्टरवाद में दूसरे धर्म के व्यक्ति को मजहब में बदलने की बात करते हैं और हमारे कट्टरवाद में सिर्फ अपनी रक्षा की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले ही विरोधी कैंप में बेचैनी बढ़ गई है। लालू के गढ़ में खलबली मच गई है। हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदू, जात पात, वक्फ बोर्ड, कास्टिज्म, राष्ट्रिज्म जैसे नारे लगाकर बाबा एक लहर पैदा करते हैं। वो लहर सियासत में गहरा असर दिखाती है, चुनाव में गेम बदल देती है। इसीलिए लालू बेचैन है। जय श्री राम। और बाबा बागेश्वर के गोपालगंज में कदम रखने से पहले तेजस्वी की सरकार बनने का दावा ठोककर अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए। लालू ने 25 में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का शिगुफा छोड़ा तो गिरिराज सिंह ने लालू राज का डीएनए खोल कर रख दिया। 90 के दशक में बिहार पर एक छत्र राज करने वाले लालू राज का डीएनए गिरिराज सिंह ने क्या बताया? लूट, बलात्कार, डकैती, फिरौती, आगजनी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार में बिहार का डीएनए बदल चुका है। अब बिहार का डीएनए विकास का डीएनए है। ऐसे में बिहार की जनता कभी लालू वाले डीएनए की तरफ लौटने का जोखिम भला क्यों लेगी? इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता लालू जी जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना? तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं। तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप फिर ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। बदलता हुआ बिहार है, सड़कों का जाल हो गया है, बिजली की उपलब्धता है। बाबा बागेश्वर जब धन की पिच से लालू की राजनीति पर हमला बोलेंगे तो अंदाजा लगाइए गोपालगंज से किशनगंज तक करंट कितना तेज दौड़ेगा। बाबा बिहार के जिस रीजन से अपनी कथा प्रारंभ कर रहे हैं वो लालू का गढ़ है। गोपालगंज, सिवान और सारण। लालू की पार्टी का यहाँ बेस काफी तगड़ा है। बाबा बागेश्वर जब कथा के जरिए जात पात की राजनीति पर हमला करेंगे तो लालू को अपना बेस वोट बैंक संभालना मुश्किल होगा। ये वही इलाका है जहां से भर भर कर कुंभ में ट्रेनें आ रही थी। मतलब हिंदुत्व का करंट अभी बना हुआ है। बाबा बागेश्वर के आने से वो फिर चार्ज हो जाएगा। जब तक इस देश में कास्टिज्म के नाम पर रोटियां सेंकी जाएंगी तब तक राष्ट्रिज्म बहुत शून्य रहेगा। कास्ट से ज्यादा जरूरी राष्ट्र होना चाहिए। ये मनोयोग में जिस दिन नेताओं के भर जाएगा, देश विश्वगुरु बन जाएगा। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कास्ट को खत्म करने की बात करते हैं। नहीं, हमने फिर कहा हाँ, जातियों को भेदभाव को खत्म करने की जब बात करते हैं तो राजनीतिक विपक्षी दल कहते हैं आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। नो, किसी एक पार्टी का थोड़ी है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। वो तो ये इसी तरीके से देखते हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं का मुद्दा है। जात पात किसी एक पार्टी का विषय थोड़ी है, इस देश के विकास का विषय है। देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हम आपस में लड़के मर रहे हैं। अगर यही एनर्जी को हम देश में लगाएंगे तो भारत विकसित देश बनेगा।
हमारा उद्देश्य केवल राष्ट्र है। अब रही बात कि किसी पार्टी को फायदा ना फायदा, हम तो चाहेंगे कि आप हमारी बातों को पकड़ लो, आपको फायदा हो जाए। हमारा भला पक्ष और विपक्ष कौन? गुरु सूर्य किसी एक का थोड़ी होता है, चंद्रमा किसी एक का थोड़ी होता है, गंगा किसी एक की थोड़ी है। पाकिस्तान के लोग भी गंगा का पानी पीते हैं। ऐसे ही गुरु और साधु होता है, किसी एक का नहीं होता, वो तो सबका होता है, हम सबके हैं। हाँ, अब जो रामद्रोही है उनके नहीं, अब वो कोई भी हो, एनी हाउ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जरूरी है इस रीजन में लालू अपनी ताकत बचाकर रखें। 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए 4 और महागठबंधन 2 सीटों पर जीता था। यहां से सटे सीवान की 8 सीटों में महागठबंधन को 6 और एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाया था। सारण की 10 सीटों में स्कोर 7-3 से महागठबंधन के फेवर में रहा था। लालू और तेजस्वी अगर गोपालगंज, सीवान और सारण में ही घिर गए तो उनके लिए 25 में सरकार बनाना तो दूर, 2020 के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल होगा। 2020 में गोपालगंज की 6 सीटों में आरजेडी ने बैकुंठपुर और हथुआ सीटें जीती थी। बीजेपी ने बरौली और गोपालगंज में जीत हासिल की थी। उनके पार्टनर जेडीयू ने कुचायकोट और भोरे सीट जीती थी। 2020 में सीवान की 8 सीटों में महागठबंधन ने 6 और एनडीए ने 2 सीटें जीती थी। ऐसा तब था जब शहाबुद्दीन का परिवार और लालू का परिवार अलग अलग था। एक बार दोनों फिर से एक हो गए हैं, ऐसे में यहाँ चैलेंज और बड़ा है। आरजेडी ने सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया सीटें जीती थी। लेफ्ट ने जीरोदई, दरौली सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में महाराजगंज सीट आई थी। बीजेपी ने दरौदा और गोरिया कोठी सीटें जीती थी। गोपालगंज से बाबा बागेश्वर हिंदुत्व वाला नारा लगाएंगे और उसका असर अगर महाराष्ट्र जैसा हुआ तो लालू और शहाबुद्दीन के परिवार का गठजोड़ भी एनडीए को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा। इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। सनातन परंपराओं, धर्म, स्थानों की सुरक्षा के नाम पर संत समाज लगातार सनातन बोर्ड की मांग करता है। उस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन बोर्ड संभव है? कैसे संभव है? यूं तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुनिया में असंभव है। होना चाहिए, अगर होते हो बहुत ठीक है, लेकिन कुत्ता अगर काट ले और हम भी कुत्ते को काटें तो ये उपचार नहीं। ये उपचार नहीं। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। क्या? सनातन बोर्ड हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, ये मांग है। अच्छा, आपने एक कदम आगे बढ़ते होगा कि वक्फ क्या गलत बोला है? कोई कदम हमने आगे बढ़ते नहीं। देश समानता के साथ चलेगा, ये संविधान कहता है आपका, हाँ या ना? मेरा कहता है, आप नहीं मानते क्या? हमारा संविधान आपका अपना यही कहता। क्या कहता? सब समान, सब समान है। तो फिर असमानता कैसी? उनकी कोर्ट अलग कैसी? उनको अलग से प्रोटोकॉल कैसा? उनकी ताकत, सामर्थ्यता अलग से कैसी? आप मंदिरों को इतने सरकारी अधिग्रहण में लिए, एक मस्जिद को लेके दिखा दो, एक मस्जिद का चढ़ावा आप उठा के बता दो। सारण लालू की राजनीति का किसी जमाने में गढ़ रहा है। 2024 में यहां लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारा, लेकिन राजीव प्रताप रूडी से वो हार गई। सारण लोकसभा में विधानसभा की 10 सीट है। 2020 में आरजेडी ने एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गरखा, परसा, सोनपुर सीट जीती थी। उनके सहयोगी लेफ्ट ने माझी सीट जीती थी। बीजेपी ने तरैया, छपरा, अमनौर सीट जीती थी। लोकसभा में लालू अपना गढ़ रिवाइव नहीं कर पाए थे। विधानसभा में पुराना परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती तेजस्वी के सामने है। वो बीजेपी से ज्यादा नीतीश पर हमलावर है। कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को और बढ़ाकर जीत हासिल कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है।